परमात्मा करे इस महामारी के समय में आप सब स्वस्थ हों, आपके परिवार के, आपके दोस्त मित्र सब हेल्दी हों, इसकी कामना करता हूँ। और बधाई देता हूँ आपको इस बात के लिए कि इस कोरोना के वक्त में भी आप लोग अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का काम कर रहे हैं। 3 ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बेखूबी निभाया और आप तीनों ही बहुत बधाई के पात्र हैं। पहला वर्ग जो है हमारा, जो डॉक्टर है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो सफाई का कर्मचारी है, जो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाने का काम किया है। आज उन्हीं की सेवाओं की वजह से हमारा प्रदेश जो है एनसीआर के साथ जुड़ा होने के बावजूद भी हम आज बचे हुए हैं। दिल्ली के साथ चारों तरफ हम बैठे हैं, उसके बाद भी हमारी संख्या कम है। इसके लिए सबसे बड़ी बधाई के पात्र तो वो लोग। उसके साथ साथ हमारी जो पुलिस फोर्स है, जिसने समय समय पर लोगों की हेल्प करने का काम किया है, वो भी बधाई के पात्र है। उसके बाद जो जिम्मेवारी आप लोग निभा रहे हो, जिस ढंग से आज इस कोरोना की महामारी की आड़ में सरकार लोगों के सामने रोज नई नई परेशानियां खड़ी करने का काम कर रही है और आप उन सब परेशानियों को उजागर करके सरकार को कहीं ना कहीं चेताने का काम कर रहे हो। उसके लिए आप भी बहुत बड़े बधाई के पात्र। आज मैं भी आपसे इसी सिलसिले में मिलने के लिए आया हूँ। पिछले कुछ दिन से अखबारों में अलग अलग तरह के नाम बहुत सारे लोगों के आए। सरकार की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। मुख्यमंत्री ने हमारे साथ जब कॉन्फ्रेंस करी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब करी, उसमें बड़े दावे किए थे और कहा था कि हम किसान का एक एक दाना खरीदेंगे और ये भी कहा था कि जहाँ एक एक दाना खरीदेंगे वहाँ किसान को वक्त के ऊपर पेमेंट भी करेंगे। पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक मंत्री को अधिकृत किया गया होगा, जिसने आकर के आप लोगों के बीच में बैठ करके ये कहा था कि जब तक गोदाम में किसान की फसल नहीं जाएगी तब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। जो नियम है, कानून है, कायदे हैं, शायद ये लोग जो है उन बातों से या तो अनजान है या ये कहीं लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे। मार्केटिंग बोर्ड के जो बोर्ड का एक्ट बना हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसान की फसल जब सरकार खरीदे तो 72 घंटे के अंदर अंदर उस किसान को उसकी पेमेंट करनी हो। अब तक प्रदेश के किसान को 25 तारीख तक जो फसल खरीदी गई, अप्रैल तक, केवल उसकी पेमेंट हुई है। उसकी भी पूरी पेमेंट नहीं की गई। उसकी पेमेंट में भी बहुत तरह की रुकावटें पैदा की गई। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। जहाँ 14,500 करोड़ रुपए की पेमेंट किसान को 72 घंटे के अंदर अंदर मिलनी चाहिए थी फसल की, आज सरसों जिस किसान से दिए उससे भी खरीद के पैसे उसको दिए नहीं गए। गेहूं का किसान जो है आज चिंता करता है इस बात की कि मुझे शायद लगता है कि अब की बार मेरी फसल की मुझे पेमेंट भी ना मिले। सरकार दावे तो चना खरीदने की भी करती थी, चने की मंडियां भी बनाई गई, लेकिन एक चने का दाना आज तक सरकार ने किसी मंडी में किसान का नहीं खरीदा।
कल मुझे इस बात की जानकारी दी गई, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और राजस्थान के साथ लगती हुई है, और चने की बहुत बड़ी खेती करने वाले लोग हैं। वहाँ 4 मंडियां बनाई गई चने की। किसान मंडियों में अपना चना लेकर के गया, सारा दिन ट्राली लेकर के वहां खड़ा रहा, और उसका चना खरीदने की बजाय उसको ये कह दिया कि तो अपनी ट्रालियां वापस ले जा, सरकार का आदेश पता नहीं कब आएगा, फिर देखेंगे। फिर मंडियों की स्थापना क्यों की गई? क्यों उस किसान को मैसेज भेजा गया कि तुम चना लेकर के आओ? आज ऐसी हालत है, किसान अपने आप को सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दावे बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत में तो आज तक किसान के खाते में 1/3 पैसा भी नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, सरकार ने आज के लिए नया अपना स्पोक्समैन पकड़ रखा। तो कहता तो ये कि हम चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। जो किसान हितैषी होने की बात करते हैं, लेकिन हालत विचारों की ऐसी है कि किसान खेत में किस चीज की पैदावार करता है, कैसे उसकी फसल बिकती है, कैसे उसको तैयार करता है, उसका भी ज्ञान नहीं है। लगातार कुछ दिन से गांव में देख रहा था, कह रहे थे कि मेरे पास एक निर्मल सिंह नाम के किसान का मैसेज आया कि उसकी फसल खरीद ली गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस निर्मल सिंह को जानते हो क्या? क्या इस प्रदेश में एक ही निर्मल सिंह है किसान जो है? बाकी तो मुझे लगता है कोई खेती करने वाला है नहीं। आप में से किसी साथी को उस निर्मल सिंह की जानकारी है कि नहीं है? आपने पता करना चाहिए था, ये आपसे चूक हो गई। आपने तो नहीं पता किया, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के थोड़ी सी ये थी कि इस निर्मल सिंह का पता तो करे, कौन है, कहाँ से आ गया जो अकेला ही खेती करने वाला इस प्रदेश। ये निर्मल सिंह कोई और नहीं है, ये दुष्यंत का PSO है। वो स्वयं एक निर्मल सिंह के किसी दूसरे किसान का नाम भी नहीं जानता, इसलिए बारी बारी एक ही नाम रिपीट करता है, निर्मल सिंह। सरकार क्योंकि अच्छी तरह से इस बात को समझती है कि तुम फंस करके खड़े हो जाओगे, इसलिए ऐसे लोगों को टीवी के सामने खड़ा कर देते हैं, जिनको किसी बात की जानकारी नहीं, जिनको कागज अधिकारी लिख करके देते हैं, वो पढ़ करके बोलना शुरू कर। मैं आपके माध्यम से आज एक बात कहने आया हूँ सरकार, अगर 1 तारीख तक किसान की एक रुपये किसान के खाते में नहीं गई, तो 2 तारीख को सरकार के खिलाफ किसान का पैसा उसको मिले, इसके लिए धरने पे बैठ जाऊंगा। और अकेला नहीं बैठूंगा, हजारों किसानों को अपने साथ लेकर के धरने पे बैठ करके सरकार को इस बात के लिए मजबूर करूंगा कि किसान का पैसा एक पाई उसके खाते में आए। होना तो ये चाहिए कि जिस किसान की पेमेंट 72 घंटे के बाद उसको नहीं मिली, सरकार को उसको ब्याज के साथ उसका पैसा देना चाहिए। उसको तो ब्याज के साथ पैसा नहीं दे रहे, लेकिन उसके जो खाते का पैसा है, आज सरकारी अधिकारी राजनीतिक लोग मिलकर के उसका ब्याज खाने का काम कर रहे हैं। आप अगर जो सरकार ने फैसला किया है पेमेंट करने का, जो तरीका अपनाया, उसको अगर आप गहराई से जाकर के देखोगे तो आपको
सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे इनकी मंशा क्या है। न्यूडल बैंक एक बनाया गया है HDFC, 7 प्राइवेट बैंक रखे और HDFC के माध्यम से सारी पेमेंट की बात है। HDFC में कौन अधिकारी है, आप इस बात की जानकारी दो। किस सीनियर अफसर से उस बैंक में कितनी बड़ी पहुंच है, इस बात का आप पता करो। आपको सारी तस्वीर अपने आप सामने आ जाएगी। ये बहुत बड़ा खेल है। ये बैंक के जो लोग हैं, प्राइवेट बैंक वाले, ये क्या करते हैं, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग उन अधिकारियों को पकड़ते हैं जिनकी पहुंच बड़ी होती है और उनके किसी फैमिली मेंबर को सीनियर अफसर के पद पे लगा देते हैं, चाहे उसकी बैंकिंग सर्विस है कि नहीं है, चाहे बैंक के बारे में वो जानता है कि नहीं जानता, लेकिन उसके फैमिली के मेंबर को पकड़ लेते हैं जो उसकी कमजोर कड़ी होती है और उसके माध्यम से फिर सरकार के अंदर इस किस्म की फाइल मूव करवाते हैं कि उस पर फिर सब जगह से लिखा जाता है कि हाँ ये ठीक है, इस बार इस बैंक के माध्यम से हमें पेमेंट करनी चाहिए। फिर वो बैंक जो उस पैसे को रोक करके जो हजारों करोड़ रुपए है उस पर अगर मान लो, मैं नहीं कहता कि 1% पे ब्याज मिलता हो, अगर 0.05% ब्याज उस पर मिल रहा है तो भी आप उसका 1 महीने का अगर वो पैसे का ब्याज देखोगे वो सैकड़ों करोड़ में बदल जाता है। ये खेल है, एक सोची समझी चाल है कि किसान का पैसा रोक लिया जाए और बैंक से कमीशन के रूप में मोटा पैसा ले लिया जाए। आज तो मैं आपके जिम्मे छोड़ करके जाता हूँ कि आप इस बात की जानकारी लें। मुझे तो पूर्ण जानकारी है कि कौन कौन अफसर इसमें शामिल है। मैं चाहूँगा कि आपकी कलम से अगर उनके बारे में लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तो समय आने पे विधानसभा का जब सत्र होगा, मुझे जब समय बोलने का होगा, तब उन अधिकारियों की पोल खोलने का काम करूँगा सदन के लिए। तब सरकार की इस बेकायदगी को उजागर करूँगा, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे से पहले जानकारी दिखाएंगे। जानकारी ये भी मिली है सर, जैसे HDFC, आपने HDFC का जिक्र किया, एग्जिस्टिंग जिस बैंक में अकाउंट है उसका जो परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, HDFC को कम मिल रहा है, लेकिन इसके लिए भी दबाव बनाया जा रहा है कि वहाँ अकाउंट खोला जाए। HDFC बैंक से जो अकाउंट्स खोलने की बात की जा रही है उसमें केवल एक मकसद है जो मैंने आपको बताया। आप उसकी जानकारी लोगे तो आपको सारी तस्वीर अपने आप सामने आ जाएगी। एक और बयान मैंने आज पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि किसान को जो केंद्र लस्टर लॉस के बारे में बड़ी हैरानी की बात है। सत्ता में बैठे लोग ये पता नहीं कि लस्टर लॉस का पैसा जो है कौन देगा। ये तो किसान से ले रहे थे। जो पेमेंट पहले वाली हुई है उसमें 14.5 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से किसान से इन्होंने काटा है। वो पाई भी किसान की वापस इनसे दिलवाने का काम करूँगा, वो भी इनको देना पड़ेगा। अब बयान देते हैं, सफाई देते हैं, कहते हैं हमने केंद्र की सरकार को लिखा है कि वो उस लस्टर लॉस के पैसे माफ करने का काम करें, हमारी सिफारिश। मतलब कितना बड़ा झूठ बोलते हैं लोग। या तो झूठ बोलते हैं और या फिर इनको मेरे ख्याल जो अधिकारी लिख करके दे देते हैं, बेचारे पढ़ करके बता देते हैं। मुझे हैरानी है कि किसान के घर में पैदा होने के बाद भी इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि सरकार किसान को कैसे लूटती है और हमारी क्या जिम्मेवारी है। 10% तक का जो पैसा है केंद्र की सरकार की तरफ से प्रदेश की सरकार के पास चिट्ठी है
और उस चिट्ठी के अंदर साफ लिखा हुआ है, हमारी सरकार के पास नहीं, जहाँ जहाँ गेहूँ की खरीद है, चाहे वो राजस्थान में है, पंजाब में है, जहाँ सरकार खरीद करती है केंद्र की, उस पर क्लियर कट है कि 10% तक तो एक पैसा ही किसान से ना लिया जाए, और अगर उस 10% से ज़्यादा हो गया तो फिर वहाँ की सरकार बैन करेगी, ना कि किसान दे। इन मूर्खों को इस बात का ज्ञान भी नहीं है। ये तो अपनी तरफ से आप जैसे साथियों को बुला लेते हैं, आप कम से कम उनसे पूछो तो सिर्फ वो चिट्ठी तो दिखा दो जो तुमने लिखी है, और जो केंद्र की सरकार से तुम्हारी सिफारिश मान करके चिट्ठी आई है, वो दोनों चिट्ठियां दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए? लेकिन चिट्ठियां तो खाता ही नहीं है। तो केवल और केवल सारा दिन आप लोगों के सामने बैठ करके अपनी तस्वीर लोगों तक दिखाते हैं। एक चीफ मिनिस्टर तो इस काम में लगे हुआ है कि वो रोजाना अखबार में ऐड दे करके अपनी फोटो छपा करके प्रदेश की सरकार का पैसा जाया कर रहे हैं। दूसरा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो सारा दिन आप लोगों के बीच में बैठ करके सारा दिन झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर ये झूठ नहीं बोलते तो मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर को भी, उसको दोनों को इस बात का चैलेंज करता हूँ कि वो किसी चैनल कहीं सार्वजनिक जगह पे आए, इन सब बातों पे चर्चा कर ले ताकि इनके अच्छे ढंग से पोल खुल जाए। मैं बहुत दिन से देख रहा था कि इस कोरोना की महामारी में सरकार जो है कोई अच्छे फैसले लेगी, लेकिन सरकार ने इस कोरोना की महामारी में लोगों के हितों के फैसले लेने की बजाय लोगों को कैसे लूटा जाए इसके ऊपर फैसले लेने का काम किया। एक इशू दारू का था, जो दारू दो जगह पकड़ी गई अलग अलग, पानीपत में पकड़ी गई, दूसरी आपके सोनीपत में। सोनीपत में जो दारू पकड़ी गई है उसके ऊपर उन्होंने एसआईटी का गठन किया, एसआईटी का नहीं किया। एसआईटी का गठन भी जानबूझ करके नहीं किया है, क्योंकि एसआईटी के पास बहुत सारी ताकतें हैं और एसआईटी में तीनों जो अफसर के नाम जिनके रखे जाते हैं वो तीनों इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी जांच करते हैं, और हो सकता है तीनों की कभी राय एक ना हो। इसलिए एसआईटी बनाई गई कि एक अधिकारी तो सरकार के दबाव में आकर के गलत फैसला ले सकता है, लेकिन दूसरा और तीसरा कहीं ना कहीं उसकी जमीन जा जाएगी। एसआईटी का मतलब क्या है कि एक अधिकारी ने सरकार को रिपोर्ट देनी, तो उस अधिकारी को तो 100% सरकार दबा करके अपनी मर्जी की रिपोर्ट लेगा। दूसरा जो है, जिस भूपेंद्र सिंह से शराब पकड़ी गई, जिसके पास लाखों रुपया नगद पकड़ा गया, अब तक सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई कहीं पे कि वो पैसा कहाँ से आया, और रिवॉल्वर और पिस्टल जो पकड़े गए थे वो कहाँ से आए, वो लाखों रुपए की शराब जो वहां से निकली थी वो कहाँ से आई। जो रोजाना लाखों रुपए की शराब, करोड़ों रुपए की शराब हमारे प्रदेश में शराब की फैक्ट्रियों से निकल करके आई, उनके परमिट कहाँ से इशू है। तो उन सब चीजों के ऊपर कैसे पर्दा डाला जाए, उसके लिए भूपेंद्र सिंह नाम का जो व्यक्ति था, दैया जो था, कह दिया गया उसको हार्ट अटैक आ गया। नौजवान लड़का है, अगर कोई हार्ट अटैक आता तो फिर ये सिम्टम उसके पहले से होने चाहिए थे, फिर तो मेडिसिन पहले से चालू होनी चाहिए थी। कोई हार्ट अटैक नहीं है, कोई बीमारी नहीं है उसको बीमार किया गया इसलिए कि जब उसने अपनी जबान खोलनी शुरू करी, जब उसने बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट बताई, ये सब लोग इसमें शामिल हैं, इन सब लोगों ने मुझे अपनी कठपुतली बना रखा है, इन सबका पैसा मेरे पास है, इनका पैसा इनके पास जाता है हिस्से का, तब उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया। सरकार अपनी तरफ से बताए तो श्री रिमांड के दौरान क्या पूछा,
और क्या जानकारी हासिल करे उसको सार्वजनिक करे। उसको सार्वजनिक करने की बजाय उस पर लिपापोती की जा रही है कि एसआईटी को दे दिया, उसकी रिपोर्ट आएगी तब ये अपने आप सार्वजनिक हो जाएगी। इसीलिए अनिल विज जी ने सभी में बात कही है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है अपने सेक्रेटरी को कि इस एसआईटी के पास भी एसआईटी जितनी पावर होनी चाहिए। अब तक तो उस मामले को भी इन्होंने गोलमाल किया हुआ है। अब तक तो कागजों में घूम रही है जो ये बनाया गया है जो सारा। तो मान के चलो कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हैं जो सीधे सीधे सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका सरकार के साथ बड़ा रिश्ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एसआईटी का ही गठन हो और एसआईटी के गठन करके मैं तो कहता हूं टीसी गुप्ता जी को अपने आप को सरेंडर कर लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए इससे। कल को उसके ऊपर इस बात की आँच आएगी कि सरकारी दबाव में आकर के उसने भी इस तरह की कोई रिपोर्ट पेश करी। कोई सीनियर अधिकारी अगर कल को इस तरह की रिपोर्ट पेश करे जो सरकार की बन चाहिए हो, तो फिर मान के चलो लोगों का जहाँ सरकार से विश्वास तो खत्म हो गया, वहाँ इन अधिकारियों से भी विश्वास खत्म हो जाएगा। इसके लिए उनको विड्रा करना चाहिए। इसकी जांच एसआईटी से हो, एसआईटी की बजाय भी मैं तो ये कहता हूँ किसी सिटिंग जज से हो, ताकि सारी चीज सामने आए। और आपने कोई अपनी तरफ से कोई आपका कोई 2-3 बातें हैं। गोदाम वाली बात जिनका नाम आपने किया है, मैंने बहुत स्पेसिफिकली पूछा था कि गोदाम में वो जाने का काम किसका है? जो किसान ने अपनी गेहूँ बेच दी, मैं आपको नहीं मैं आपको उस पर बताता हूँ। मैंने ये भी पढ़ा तो उन्होंने जो उन्होंने कहा कि ये तो किसान का भी है, आड़ती का भी है, सरकार का भी है। मैंने तीनों को पूछा किस किस का होता है, सरकार का, आड़ती का, किसान किसका है? उनको बेचारों को ज्ञान नहीं है ना इन बातों का, उनको पता ही नहीं उन्होंने किस दिन गेहूँ बेची है। उनको क्या पता गेहूँ कैसे पैदा की जाती है, गेहूँ की बिजाई कैसे की जाती है, गेहूँ में खाद कब डाली जाती है, स्प्रे कब की जाती है, कटाई कब की जाती है। उन्होंने किस दिन मंडी में जाकर के गेहूँ बेची, ये काम तो मैंने किया। उनका तो दूर दूर का रास्ता नहीं रहा। वो तो कहीं खेत में जाकर के किन्नू तोड़ते हुए, किन्नू खाते हुए फोटोआं खिंचा सकते हैं। उनको यही पता नहीं किन्नू का बाग तुम्हारा है किसी और, किसी के बाग में बढ़ जाते हैं, जाकर के खड़े होकर के फोटो खिंचानी शुरू कर देते हैं। कभी किसी के खेत में जाकर के नरमा चुगना शुरू कर देते हैं, कभी किसी के जाके कणक की कटाई शुरू कर देते हैं। अपना खेत का ही ध्यान नहीं है उनको, तुम्हारे खेत का उसकी तो कोई जानकारी है तो मेरे पास है कि कितनी जमीन है, कहाँ है। ये तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने आकर के नाटक करते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। मेरे पास जैसे मैसेज आ गया कि मैं अपनी गेहूँ मंडी में लेके चले जाऊँ। अगर मैं अपनी मंडी में गेहूँ ले गया तो मैंने सरकार के कहने पे मंडी में गेहूँ ले जाने का काम किया। अगर बारिश आती है, गेहूँ भीगती है, तो फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है। फिर मैसेज सरकार का मेरे पास है, जिम्मेवारी सरकार की है उस गेहूँ की। अगर भीगे, खराब हो, कुछ भी हो तो सरकार उसका पैसा किसान को हर हालत में दे, क्योंकि सरकार ने सभी मुझको मैसेज देकर के बुलाए। लेकिन जिनकी गेहूँ भीग जाती है मंडी में आने के बाद, तोलने के बाद भी, ढेरी लेने के बाद भी, फिर भी सरकार उसको उठाने की बजाय उस किसान को कहती है तो अपनी गेहूँ वापिस ले। जो गेहूँ के उठान के काम दिए गए यहाँ पे, वो अपने चलते लोगों को दिए 40% अभाव पे दिए गए। आप तसल्ली करो इस बात की, सरसा के अंदर जिसको गेहूँ उठान का ठेका दिया गया, पिछले साल की तुलना 40% ज़्यादा में दिया गया। फतेहाबाद में दिया गया, वो भी ऐसे ही, हिसार में दिया गया, वो भी ऐसे ही है। पूरे प्रदेश का देखो, और सारे इनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, कोई ठेकेदार नहीं है, सब इन्हीं की पार्टियों के लोग हैं। जेजेपी, क्योंकि महकमा जेजेपी के पास है ना, जिस पे महकमा होगा वही करेगा, दूसरा तो नहीं करेगा। अब हेल्थ मिनिस्ट्री में अनिल थोड़ा ही को हाथ लगाने दे।
ये हैबिट भी खरीद रहा है, उसकी ज़्यादा खरीद है। अरे भाई, जो बोरी की ढुलाई उठान ये सारा मामला जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसका जो है इसको ठेका दिया जाता है, वो फूड सप्लाई करता है। और एक जो शराब वाला जो मामला है, इसने शराब वाले मामले में मतलब बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि आबकारी विभाग ने अपने पास से 2 बार इन एल वर्गीय और एल 13 के गोदामों की जांच कराई, उसमें बड़ी भारी मात्रा में शराब कम मिली। हमने पूछा कि कितनी शराब कम मिली, वो कहते मैं तो नहीं बताता, ये मैं तो ऐसी को बता दी जनता को नहीं बताऊंगा। जो शराब कम हुई है वहाँ पे, मैं और तुम्हारे को कल क्या बता रहा था, जब बारी बारी ठेके खोलने की बात की जा रही थी तब मैंने आपसे नहीं बताया था कि इनके पार्टनरशिप के ठेके हैं सारे के सारे पूरे प्रदेश के अंदर आबकारी मंत्री के। हाँ, सब जगह इन्होंने अपनी कहीं बेनामी पार्टनरशिप रखी हुई है, कहीं अपने मामा नाना के खाते से रखी हुई है, सब जगह है। मुझे हैरानी है कि अजय सिंह आकर के ये बयान देते हैं और कहते हैं कि भीम सिंह जी के जो उनके ससुर हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, उनके बारे में कहते हैं कि उनका कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, वो कभी शराब के ठेकेदार रहे नहीं। मुझे अजय सिंह से उम्मीद नहीं थी कि वो भी झूठ बोलने लगे अंदर चौसा सा। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। राजस्थान में, हरियाणा में सब जगह पे ठेके लिए हुए। नहीं बताओ तो फिर इसमें क्या संकोच है? जो काम जो करता है उसके बारे में बताना भी चाहिए। मैं जो आपसे ऑफिशियली जानना चाह रहा था कि L1 के बारे में कि शराबी कमी बताई क्यों नहीं, जनता को क्यों नहीं बताना था? वो सारी की सारी दारू इन्होंने 2 नंबर में निकाल करके लॉकडाउन के दौरान बेच दी और उस दारू को जो 100 रुपए की बोतल थी 300 रुपए में बेची है। वो बात सुनने में आई है, आबकारी मंत्री का ये कहना है कि हम तो जो वैट होता है या जो भी टैक्स होता है शराब पे, वो डिस्टिलरी के समय पे ही ले लेते हैं, उसके बाद वो कहीं ठेके पर किसी भी रेट में बिकते हैं। ये 100% कानूनन जब कोई भी पॉलिसी बनती है उसके अंदर ये रखा जाता है कि इस दारू का रेट इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते। इसका मतलब तो आपने उनको छूट दे दी फिर लोगों को लूटने की। कि आपने तो उनसे ले लिया और आगे उनको छूट दे दी भी तुम अपनी मर्जी रेट से बेच दो। ये कैसे संभव है? आज तो टूथपेस्ट भी अगर लेकर के आते हो उस पर रेट लिखा हुआ है, शराब की बोतल पे भी रेट होना चाहिए। यूपी में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में रेट है इस तरीके से, लेकिन यहाँ रेट नहीं है हरियाणा में। और तो हरियाणा में रेट इसलिए नहीं लिखे जाते भी, हमारे एक कहावत है, बोले मामा का ब्याह और माँ का हथनाली, तो बोझ ही बोझ है नहीं है। आपका धरना कहाँ होगा? 2 तारीख को जिस सड़क पे भी जाता हूँ उसी मंडी में बैठ जाऊँगा। 2 तारीख की मंडी में ऐसे खाली हो जाएंगे? आप कहते हो मंडियाँ खाली हो जाएगी, मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ। किसान की पेमेंट 2 तारीख से पहले सरकार ने अगर नहीं दी तो 100% हजारों लोगों को साथ लेकर के धरना दूंगा। कल एक फेसबुक आयोजित जेजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि 70 लाख मीट्रिक टन जो है वो खरीद लिया गया है गेहूँ, 60 लाख मीट्रिक टन का उठान हो गया है और 9,000 करोड़ के करीब पैसे दे दिए हैं, जिसमें से 5,500 करोड़ के करीब किसानों के पास पहुंचे। सरकार की तरफ से तो नहीं आया, तो कोई पार्टी कोई कैसे ये बात लिख करके दे सकती है? कैसे नहीं, कैसे कोई भी राजनीतिक दल ये बात कैसे कह सकता है? जो काम सरकार का है, फिर तो भारतीय जनता पार्टी कल को अपने नोट बढ़ा करके भेजना शुरू कर देगी। मैं कह रहा हूँ इनसे बड़े फर्जी नहीं हो सकते कोई। जो काम सरकारी है वो भी कल को कहेंगे कि हमने अपनी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से कराया। वोट तो सरकार का ही आना चाहिए, कोई भी खरीद है, बेचा है, लिया है, दिया है, तो सरकार का काम है। अपना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल जी की तरफ से डेली एक स्टेटमेंट आती है, उसमें
उसमें लिखा होता है सारा, किसी की तरफ से कहने की जरूरत ही नहीं है। उसमें लिखा होता है कि इतना गेहूं अच्छा, उसमें भी कौशल साहब को भी तो बेचारों को गुमराह करते हैं ना, नीचे से रिपोर्ट बढ़ करके आती है, नीचे कोई खरीदने वाला है नहीं, जो रिपोर्ट उनके पास बढ़ करके आ जाती है वो उसको आइडेंटिफाई करने की बजाय उस पर साइन करके आगे भेज देते। ये अभी जी आजकल मार्केटिंग बोर्ड आप एक काम करो, किसी भी जिले के किसान के पास टेलीफोन करो आप यहाँ से, और आप उस किसान से पूछो कि तेरी गेहूं की खरीद होगी क्या। अगर खरीद होगी तो उससे पूछो तेरे गांव के जितने लोगों की गेहूं बिकी उनका पैसा मिल गया क्या। अगर आपके पास कोई नंबर है तो आप मिलाओ, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो मैं आपको अलग अलग जिलों के नाम दे देता हूँ 10-20 लोगों के, आप उनसे सीधा पूछ रहे पत्रकार के नाते, मैं कोई बिचौला नहीं उस बात में, आपसे क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, अभी करके देखो आप। अभी जी है कि आप एक आधे किसान से पूछो, मैं आपकी बात कराऊं, जरूरत नहीं है दूर जाने की। ये देखो मैं आपको एक चीज देता हूँ, आपके नोटिस में होनी चाहिए, ये सरकार की तरफ से मंडी वाइज लिस्ट जाती है और मंडियों में उस किसान का नाम लिखा हुआ है जो किसान इस फसल को बेचने के लिए मंडी में जाता है। वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक गांव के 20 किसानों को बुलाया तो 20 अलग अलग भी हो सकते। आप में से किसी एक किसान को फोन करके पूछो, कोई भी एक पत्रकार साहब, कि कोई आपकी गेहूं खरीदी गई है, अगर खरीदी गई है क्या आपके सारे साथियों की गांव में पेमेंट आ गई, आप ये पूछ लो। ये अलग अलग ब्लॉक वाइज है मेरे पास, हाँ किसी एक कोई कर रहा, जिसको मर्जी किसान को करो, सबके सामने करो, चित्र और करके करो, ताकि सरकार की पोल तुम्हारे सामने अपने आप खुल जाएगी किन हालात में सरकार जा रही है। सब्जी का बड़ा इशू चल रहा है। सब्जी का इशू नहीं, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। तो शाम में और बाजड़ा में जब पिछला विधानसभा का सत्र चल रहा था, आपने उस विधानसभा के सत्र में सुना होगा, मेरी भाभी जो है बाजड़ा विधानसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी करती है, वो बारी बारी टमाटर की बात कर रही थी, बारी बारी सरकार से कह रही थी कि वहाँ को कारखाना लगाए, वहाँ के किसान टमाटर का उत्पादन करते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं, उनके लिए कोई अच्छा कदम उठाया जाए। उनके लिए सरकार ने जो अच्छा कदम उठाया वो भी आपको बता देता हूँ। वहाँ के किसानों के पास में जाकर के आया, हजारों किसान धरने पे बैठे हैं टमाटर की खेती करने वाले इन दिनों में, तो शाम के अंदर बैठे हैं। और जो तोशाम में किसान बैठा हुआ है उसकी हालत ये है कि उसने अपना टमाटर मंडी में ले जाकर के बेचने की बजाय सड़कों पे फेंक दिया। हजारों क्विंटल टमाटर सड़कों पे पड़ा है, और वहाँ के किसान ने खुल करके ये कहा है कि अगर हमारे टमाटर का हमें मुआवजा नहीं दिया गया तो हम आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर किसी किसान ने आत्महत्या कर ली तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? उसकी जिम्मेवार सरकार होगी कि नहीं होगी? एक इन्होंने योजना बनाई थी और अवंतर नाम नहीं पता नहीं कहाँ से ढूंढ करके योजना बना दी। अब योजना के तहत 5 साल पहले योजना बनाई, कम से कम हर साल महंगाई बढ़ रही है तो उस टमाटर का रेट बढ़ाना चाहिए था नहीं, जो 4 रुपए 5 रुपए किलो से शुरू करी थी आज उसका 10 रुपए रेट होना चाहिए। अगर 10,000 रेट होता, अगर 10,000 रेट होता, 10 रुपये रेट होता तो फिर आज किसान जो है वहां का आत्महत्या की बात नहीं करता। ये हालत है। डिप्टी सीएम तो ये कह रहे हैं सर, कोई भी मुद्दा हो मुझे घेर लिया जाता है, इसको ले लो, इसको घेर लो, इस तरीके की बातें। तो सारा दिन थारे बीच में टिंडी ले जरा रोटी की ओर एक सवाल जो आपने उठाया यही सवाल